वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपना ने दाऊद इब्राहिम के असले की खेप किस तरह छीन ली। काठमांडू में बैरगंज के रास्ते असला भिजवाया जा रहा था। सपना ने अस्त्रा के साथ वहां पहुंचकर स्मगलरों को घेर लिया। दो बदो लड़ाई के बाद इसकी हाजिर दिमागी ने जख्मी इस्तरा को बचा लिया। तमाम असला ये कहकर ज़ाया कर दिया कि मैं पैसे के लिए नहीं, दाऊद इब्राहिम से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ जमशेद मुश्ताक और आप लोग देख रहे हैं रैम्बो स्टोरीज। हुसैन अस्त्रा का कहना था कि सिर्फ 3 हफ्ते में सपना ने वो कुछ कर दिखाया था जो शायद मैं भी ना कर सकता, लेकिन ऐसा करके वो खुद को खतरे में डाल रही थी और मैं इस सिलसिले में इससे बात करना चाहता था। मैंने इसे एक होटल में डिनर के लिए बुला लिया। मेरे पहुंचने से पहले सपना बुरके में वहां मौजूद थी। मैं वहां पहुंचा तो इसने सलाम किया। फिर जब मैं बैठ गया तो इसने इससे कहा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं। इस दौरान मैंने जैसे ही अशरफ कहा, इसने फ़ौरन मेरी तस्दीक करते हुए सपना कहा। मैंने बात शुरू करते हुए कहा, सपना मुझे पता लगा है तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। सपना ने कहा, बिल्कुल ठीक, इस तरह से हम अपने मतलूबा फ़र्द तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। मैंने सपना से कहा, नहीं तुम गलत हो, ये मुमकिन नहीं है। तज्जुब के साथ सपना ने पूछा, क्यों? मैंने इसे बताया कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम कितने ख़तरात मोल ले रही हो। सपना ने कहा, मुझे बखूबी अंदाज़ा है, मुझे 2 मरतबा हमले कर चुके हैं। मैंने कहा, क्या? नवाला मेरे हलक में फंस गया। सपना ने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारी ट्रेनिंग मेरे बहुत काम आ रही है। मैंने इन लोगों की ऐसी पिटाई की कि याद करते होंगे, और फिर तुम वहाँ से फरार हो गई। मैंने कुछ गुस्से से सुख का सांस लेते हुए कहा। सपना ने तंज़ियन कहा, तभी तो आज तुम्हारे साथ यहाँ डिनर कर रही हूँ। सपना को अंदाज़ा नहीं था कि वो किन खतरात से खेल रही थी। वो हवाओं में उड़ने लगी थी। इससे पहले कि इसे कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच जाता, मुझे इसे ज़मीन पर वापस लाना ही था। मैंने कुछ गुस्से से कहा, सपना तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम समझती हो कि चंद जुए के अड्डे बंद करा के तुम दाऊद इब्राहिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दोगी? वो बहुत ताकतवर है। एक दिन तुम्हारे सर पर गोली मारेंगे और तुम्हारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसकी आमदन का सबसे बड़ा जरिया बत्ताखोरी है। क्या तुमने इस बारे में कुछ पता लगाया? सपना ने कहा, नहीं। मैंने इससे कहा, फिर इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सपना ने चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, वो भी मैं तलाश कर लूँगी अगर तुम मुझे डांटना बंद करो और इस सिलसिले में मेरी कुछ रहनुमाई करो। मैंने कहा, अगर मुझे इस सिलसिले में कुछ पता होता तो क्या मैं छोड़ देता? ये तमाम काम हवाला के ज़रिए इंतहाई खुफिया तरीके से होता है। इसके बारे में ये अंदाज़ा लगाना आसान नहीं, लेकिन हाल ही में मुझे एक ख़बर मिली है कि दाऊद इब्राहिम के हथियारों की एक खेप आने वाली है। इस खेप में जाली करेंसी भी आ रही है। मेरी इतला के मुताबिक ये बहुत बड़ी खेप है। सपना ने खुशी से पूछा, तो फिर क्या ख्याल है? मैंने कहा, अमूमन इस किस्म की खेप काठमांडू के रास्ते से आती है। मैं चंद लोगों को जानता हूँ जिनमें से एक राम सिंह बहादुर है। वो इस बारे में खासी मालूमात रखता है। तो क्या तुम इस कार्रवाई में हिस्सा लोगी? सपना ने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि नेपाल जाना होगा? मैंने कहा, हाँ, मैंने इस सिलसिले में एक मंसूबा बनाया है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम इस मंसूबे का हिस्सा हो या नहीं। अगर हमने नेपाल में 1 या 2 खेपें भी हथिया ली तो दाऊद इब्राहिम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं और फिर इसे खबर हो जाएगी कि हम भी कुछ चीज़ हैं। बादशाह मैंने अपने दोस्त राम बहादुर सिंह को फ़ोन किया तो इसने मुझे बताया कि गुज़श्ता हफ्ते इसे खबर मिली है कि दाऊद इब्राहिम के हथियारों की एक खेप काठमांडू से गुजरने वाली है। इसका मतलब यह था कि हमें अपने मंसूबे को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाना था। मैं और सपना ने मंसूबा बनाया कि हम ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि काठमांडू से गुजरने के बाद वो खेप हमारे रास्ते में आ जाए। ऐसा इलाका हमारे नज़दीक बैरगंज की पहाड़ियाँ थी। इस इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी तादाद कम हुआ करती हैं। इस इलाके से उनसियत हासिल करने की गर्ज से हमने ये मंसूबा बनाया कि हम पहले काठमांडू जाएं और फिर वहाँ से बैरगंज जाएं। इस तरह एक जानिब तो हम इस इलाके से मानूस हो जाएंगे और दूसरी जानिब हमें कोई मज़ीद खबर भी मिल सकती थी।
इसके अलावा इसी रास्ते पर वापस आते हुए हम असले की खेप को रोक सकते थे। बैरगंज की जाने वाले रास्ते पर काफ़ी पेचोखम थे। पहले हमें रक्साल जाना था। रक्साल बाहर का एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ से हम बजरिया बस बैरगंज पहुँच सकते थे। रक्साल भी सरहद पार स्मगलिंग का एक गढ़ है। यहाँ स्मगल शुदा इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया से लेकर जेली करेंसी और असलिया तक सब मिल जाता है। हमारा ये सफ़र बहुत ही यादगार था। मैं आज भी वो दिन भुला नहीं पाया हूँ। ये सफ़र बहुत थका देने वाला लेकिन दिलचस्प था। इस सफ़र के दौरान सपना ने मुझसे बहुत सी बातें की कि महमूद के बाद इसकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। दोबारा शादी करके एक नई ज़िंदगी शुरू करने की ख्वाहिश भी रखती थी, लेकिन इस सब के बावजूद महमूद के कत्ल का बदला लेने में इंतहाई संजीदा थी। इस सफ़र के दौरान इसने मुझसे मेरी ज़िंदगी के बारे में भी कई सवालात किए। इसने मुझसे ये भी पूछा कि तुम्हें लोग उस तरह क्यों कहते हैं। मेरे बारे में इस तरह से इसका सवालात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इसे बताया कि सच तो ये है कि कभी कभी ज़ख्म की वजह से मेरा नाम उस तरह नहीं पड़ा, बल्कि एक वाक़ये के बाद लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। सपना ने पूछा हुआ क्या था। मैंने कहा मेरी उम्र 15 बरस थी और मैं जेब कुतरा था। हमारा एक गैंग था। हर बंदा लोगों से लदी हुई बसों, ट्रेनों और सिनेमा घरों का रुख किया करता था। तुम्हें बता दूं, मैं इन सब में से बेहतरीन था। पुलिस वालों के तो हाथ भी नहीं लगता था। एक दिन मेरे हाथ काफ़ी नकदी लगी। मैं अपने सरगना को इससे थोड़ा सा पैसा दिया और हम इसे रोज़ाना की बुनियाद पर वसूलियाँ किया करता था। जब इसे मेरे दोस्त ने बताया कि किस तरह मैंने इसे धोखा दिया है, तो इसने मेरी काफ़ी पिटाई कर दी। मैंने चंद साथियों के सहारे इसे चैलेंज कर दिया। देखते ही देखते क्लब में शुरू होने वाली मामूली सी झड़प एक जंग की सूरत इख्तियार कर गई। सपना ने फ़ौरन कहा, तो फिर? मैंने अपनी जेब से उस्तरा निकाल लिया। मैंने इस उस्तरे के साथ अपने सरगना पर हमला कर दिया। मेरा हमला इतना कारगर था कि गर्दन से पेट के नीचे तक इसे गहरा घाव लग गया। सपना ने हैरत से कहा, ओ खुदाया, क्या तुम ये सही कह रहे हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर मैंने इसे बताना शुरू किया कि इस ज़ख्मी सरगना को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि जिसने भी इसे ज़ख्म लगाया है, इसका हाथ किसी सर्जन की तरह बहुत माहिर है। बस इसी दिन से मेरा नाम उस्तरा पड़ गया और हर शख्स मेरे उस्तरे से डरने लगा। बहरहाल जब हम खटमंडू पहुंचे तो मैंने वहां सपना का तारुफ रामोर और चामू सुख से करवा दिया। ये मेरे नेपाली दोस्त थे जो मुझे असलहा फराहम किया करते थे। दरअसल मैं वहां राम बहादुर सिंह की असले की खेप के बारे में मुखबरी की तस्दीक करना चाहता था। वहां जाकर मुझे पता लगा कि राम बहादुर की मुखबरी बिल्कुल ठीक है। चामू सिंह ने मुझे बताया कि दाऊद इब्राहिम के इंतहाई भरोसे का एक आदमी कम बहादुर था जो बम्बई के इलाके मतोंगा में कार्रवाइयाँ किया करता है। बैरगंज के रास्ते रक्साउल असले की एक खेप भिजवा रहा है। अगले 3 दिनों में दाऊद इब्राहिम का एक करिंदा बैरगंज से असले की खेप वसूल करने सरहद की जानिब रवाना होने वाला था। दाऊद इब्राहिम को नुकसान पहुंचाने का ये बेहतरीन मौका था। हम तीनों बैठ गए। मैंने चाक के ज़रिए एक नक्शा बताकर बनाया कि मुमकिन तौर पर खेप कहाँ से आमना सामना हो सकता है। हमने फैसला किया कि हम बैरगंज से पहले कुछ फासले पर बस से उतर जाएंगे। इसके बाद हम पैदल सफ़र शुरू करेंगे। ये सफ़र पहाड़ों के कच्चे रास्ते जारी रहेगा। मेरा ख्याल था कि खेप के करीब पहुंचकर हम किसी चट्टान की आड़ में छुप सकते थे। हमें अंदाज़ा था कि असले की खेप गधों और खच्चरों के ज़रिए कच्चे के रास्ते लाई जाएगी। बाकी तमाम लोगों ने मेरे मंसूबे से इत्तफाक किया। सपना ने मुझसे पूछा, क्या ये कार्रवाई दाऊद इब्राहिम को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी? मैंने सपना को समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ इतना जल्द नहीं होगा। दाऊद इब्राहिम को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए हमें अभी मज़ीद कार्रवाइयाँ भी करना होंगी। 2 दिन इंतहाई बारीक बीनी के साथ मंसूबा बंदी करने के बाद हम लोग बैरगंज की जानिब रवाना हो गए। रामू सिंह ने हमें अपनी कार में इस मकाम तक छोड़ दिया जहाँ से हमें आगे पैदल जाना था। बिलाखिर पथरीले रास्तों पर चलते चलते हमने असले की खेप को तलाश कर ही लिया। हमारे पास पानी की बोतलें, कुछ खुश्क मेवा, एक बैटरी और रस्सी और असलहा था।
हम लोग एक ऊंची सी चट्टान की आड़ में छुपकर इनका इंतज़ार करने लगे। मुझे अंदाज़ा था कि खेप काफ़ी देर बाद हमारे नज़दीक से गुजरेगी। शाम के 5:30 बज चुके थे। ऐन इसी वक्त मुझे गुर्रों की आवाज़ें आना शुरू हुईं। मैंने चट्टान से एक जानिब झांक कर देखा तो 3 नेपाली गधों पर वज़न लादे आ रहे थे। गधों पर लादी हुई गठड़ियों से अंदाज़ा हो रहा था कि इनमें AK-47 गन्ने मौजूद हैं। ये देखते ही मैंने सपना को जगाया। वो बैठे बैठे सो गई थी। जब सपना जागी तो मैंने अपने बैग से जर्मन माउज़र निकाला और इसे लोड कर दिया। मैंने जब दूसरी मर्तबा देखा तो मुझे इन नेपाली आदमियों के पीछे एक और आदमी दिखाई दिया। इसकी रंगत गहरी थी और मजबूत जिस्म और ऊंचे कद का हामिल शख्स था। मैंने सपना को इशारा किया कि मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाए। अब घोड़ों की आवाज़ें तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थीं। इसके साथ मुझे नेपाली लोगों की आवाज़ें भी आने लगीं जो अपनी मकामी ज़ुबान में बातें कर रहे थे। मैं अचानक इन लोगों के सामने आ गया और आते आते सपना को भी खींच लिया। इनके सामने आते ही मैंने अपनी पिस्तौल इन पर तान ली। सपना ने भी ऐसा ही किया। ये सब कुछ देखकर खेप वालों को बड़ी हैरत हुई। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर इनमें से एक शख्स मेरी जानिब आया। इसने बड़ी बेखौफी से कहा, तुम जो कोई भी हो यहाँ से भाग लो वरना मारे जाओगे। वो टूटी फूटी हिंदी बोल सकता था। मैं आगे बढ़ा और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसे रसीद कर दिया। मैंने इससे कहा, हथियार मेरे हाथ में है और तड़ी तू लगा रहा है। मैंने इसे गिरेबान से पकड़ा हुआ था जबकि दूसरे आदमी अपनी जगह खड़े रहे। फिर अचानक ही मेरा सर दर्द से फटने लगा। मुझे किसी ने पीछे की जानिब से सर पर कोई चीज़ दे मारी थी। मैं मुंह के बल नीचे आकर गिरा। अलबत्ता मैंने अपनी पिस्तौल थामे रखी। जब मैंने मुंह ऊपर की जानिब किया तो वही काला मोटा शख्स मेरे दाएं और बाएं जानिब अपने पैर फैलाए खड़ा था। फिर इन लोगों ने मुझ पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। लाठियां खाने के दौरान मेरा ध्यान सपना की जानिब गया क्योंकि वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं उन्होंने इसके साथ क्या किया होगा। लाठियां खाते हुए मैं कभी दाएं जानिब मुड़ता और कभी बाएं जानिब कि सपना कहीं मुझे नज़र आ जाए। मैं सोचता रहा कि इन जालिमों से इसे कैसे ज़िंदा रखना है या फरार होने में वो कामयाब हुई भी है या नहीं। फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं होश खो रहा हूँ। अचानक ही इनमें से एक शख्स ने मुझे मेरे घुटने पर एक ज़ोर से ज़रब लगाई तो दर्द के मारे मैं उठकर बैठ गया। मेरा बैठना था कि सामने गधों के साथ मुझे सपना खड़ी दिखाई दी। मैंने सोचा कि सपना इन लोगों को धोखा देकर पीछे से घूमकर वहां आन पहुंची होगी। बाद में सपना ने मुझे बताया कि इसने गधों की टांगों के बीच में ज़ोर से लात मारी तो गधे चिल्लाते हुए इस जानिब दौड़ने लगे जहां वो लोग मेरी पिटाई कर रहे थे। इस सूरत हाल से परेशान होकर तमाम अफराद इधर उधर भागने लगे। सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए सपना ने हवाई फायरिंग कर दी और इसी असना में मैंने भी खुद को संभाल लिया। मैंने गोली चलाई जो इनमें से एक शख्स के बाजू में जा लगी। हमने इन पर दोबारा असलहा तान लिया तो उन्होंने अपनी लाठियां फेंक दी। मैं इन्हें मारना नहीं चाहता था लेकिन सपना ने मुझे पीछे खींच लिया। इसके बाद हम लोग गधों के पीछे दौड़ते दौड़ते हम एक बिल्कुल कटे हुए इलाके में पहुंच गए। ये इलाका सतह समंदर से तकरीबन 300 फुट की बुलंदी पर था। वहाँ से हमें असले की गठड़ियाँ मिल गईं। जब हमने गठड़ियाँ खोली तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें बहुत सी मुख्तलिफ पिस्तौलें और 3 AK-47 बरामद हुई। मैंने सपना से कहा, हम ये असलहा कोलकाता में बेचकर बहुत सा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो ना मानी। इसने कहा मुझे ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं करना। वो असले को नकारा बनाने पर तुली हुई थी। हमारे दरमियान काफ़ी झगड़ा भी हुआ। बिलाखिर इसने सारा असलहा थैलों में डालकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इसके बाद मुझसे पूछने लगी कि हमने दाऊद को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। मैंने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं। मैंने इसे कहा कि ये असलहा बेचकर हम लाखों कमा सकते थे। इसने ये भी ना देखा कि मेरे कपड़े खून से भीग रहे हैं। यह देखकर मुझे इस पर और भी गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे इसने मेरा जहन पढ़ लिया हो और वो मेरे पास आई। मेरे ज़ख्म साफ करते हुए कहने लगी, मुझे बहुत अफसोस है, तुम सिर्फ मेरी वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए।
मेरा गुस्सा जाता रहा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी परवाह है। पहली बार इसने मुझसे कहा, वो भी मेरी बहुत परवाह करती है। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उन चैनल्स पर आपको तंज़ो मज़ा से भरपूर वीडियोस मिलने वाली हैं। और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मुंबई माफिया 2.0 की अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा प्यार रखिएगा। अल्लाह निगहबान।